हमास के फॉर्मर चीफ इस्माइल हानिया को इजराइल ने ही मारा था। अब इस वाक्य पर कोई शको शुबा की गुंजाइश बाकी नहीं है। इजराइल ने खुद इस दावे पर मुहर लगा दी है। रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज तेल अवीव में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उस दौरान उन्होंने ये बात कबूली। आप खुद ही सुन लीजिए। हम हूती आतंकवादी संगठन पर बड़े हमले करेंगे। वो इजराइल को निशाना बनाने वाला आखिरी संगठन है। हम उनके अड्डों पर हमले करेंगे और उनकी लीडरशिप को ख़त्म कर देंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने तेहरान में इस्माइल हानिया, गाज़ा में याह्या सिनवार और लेबनान में हसन नसरल्ला को ख़त्म किया। हम उसी तर्ज पर यमन के हुदैदा और सना में हमले करेंगे। 31 जुलाई 2024 को ईरान की राजधानी तेहरान में इस्माइल हानिया की हत्या हो गई थी। उस समय ईरान ने इसका आरोप इजराइल पर लगाया था। इजराइल ने अब तक हत्या की जिम्मेदारी नहीं ली थी, पर अब ले ली है। इस कबूलनामे के अलावा इजराइल के रक्षा मंत्री काट्ज ने हूती विद्रोहियों को ख़त्म करने की भी कसम खाई है। दरअसल पिछले 2 हफ्तों से यमन के हूती और इजराइल के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। अमेरिका और इजराइल ने पिछले हफ्ते यमन में जमकर बमबारी की थी। फिर 21 दिसंबर को हूतियों की एक मिसाइल तेल अवीव तक आ पहुंची। इसमें दर्जन भर से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए। उसके बाद से ही इजराइल भड़का हुआ है। तो आज की दुनियादारी में मिडिल ईस्ट से आई इन दोनों खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। फिर आपको ले चलेंगे एक ऐसे आइलैंड पर जिसका आकार तो लगभग सऊदी अरब के बराबर है, लेकिन यहाँ गर्म हवाएं नहीं, सर्द हवाएं चलती हैं। इस पूरे आइलैंड पे बर्फ़ ही बर्फ़ है। आकार में बड़ा होने के बावजूद यहाँ महज 55,000 लोग ही रहते हैं। इसी बर्फीले आइलैंड पर अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आंख गड़ाई हुई है। इसकी भी कहानी आपको सुनाएंगे। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रोजाना का बुलेटिन दुनियादारी। सबसे पहले बात इजराइल की। Brought to you by Haier and ITIL. इस्माइल हानिया साल 2017 से 2024 तक हमास के पॉलिटिकल विंग के मुखिया थे। 31 जुलाई 2024 को उनकी हत्या कर दी गई थी। उस वक्त के ईरान के राजधानी तेहरान में थे। वो ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे थे। वहीं उनके कमरे पर हमला हुआ जिसमें हानिया की मौत हो गई। हमास और ईरान ने आरोप इजराइल पर मढ़ा था, मगर इजराइल ने चुप्पी साध ली थी। शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया कि यह हत्या मिसाइल हमले में हुई है। फिर अगस्त में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक अलग दावा किया, कहा कि यह हत्या रिमोट कंट्रोल बम के जरिए हुई थी। इस बम को कुछ महीने पहले ही तेहरान के उस गेस्ट हाउस में रख दिया गया था जहां इस्माइल हानिया ठहरने वाले थे। उनकी हत्या के बाद इजराइल ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। हमने बिट्स लॉ स्कूल में पॉलिटिकल साइंस के अध्यापक डॉक्टर मुश्ताक हुसैन से पूछा कि इजराइल इसके पहले भी ईरान, हमास और हिजबुल्लाह के लीडर्स की हत्या करवाता रहा है। वो कुछ की जिम्मेदारी लेता है, कुछ की नहीं, और कुछ का खुलासा कई सालों बाद होता है। उसने हानिया की हत्या की जिम्मेदारी लेने में 5 महीने का वक्त क्यों लगाया? सुनिए मुश्ताक जी ने हमसे क्या शेयर किया। देखिए, आपने सही कहा। इजराइल कई बार कैलकुलेट करता है कि अगर कोई पॉलिटिकल असैसिनेशन किया है खासकर किसी और देश में, और खासकर किसी ऐसे देश में जिनके साथ उनके रिलेशंस बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रहते हैं, तो उन कैलकुलेशंस में इस तरह की चीजें देखी जाती हैं कि अगर हत्या की जिम्मेदारी ली जा रही है तो उसका क्या रेपरकशन हो सकता है, उसके बदले में क्या वो देश कर सकता है, या किसी तरह की कोई नुकसान तो नहीं होगा इजराइल को, खासकर इजराइल की खुफिया एजेंसीज को। इनका भी जिक्र किया कि कैसे तेहरान में इनको मारा गया है। मुझे लगता है कि ये जानबूझकर जो जिम्मेदारी ली गई है उसका सीधा सीधा एक पर्पस ये है कि वो हूथी के लीडर्स को बताएं कि कहीं भी उनके लिए सेफ नहीं है, कि अगर वो तेहरान के अंदर जाकर मार सकते हैं हमास के लीडर को, तो हूथी ग्रुप जो गुट है उसके लीडर्स को भी वो मार सकते हैं, चाहे वो कहीं भी छुपे हुए हों। तो यहाँ एक कैलकुलेटेड पर्पस ये था कि हूथीज को एक अल्टीमेटम दे दिया जाए कि अगर उनके मिसाइल अटैक्स कंटिन्यू होते हैं तो फिर हूथी के लीडर्स को भी टारगेट करेगा इजराइल, चाहे वो कहीं भी हो, या तो वो यमन के अंदर हो या किसी भी और देश में हो, तो उनको अटैक किया जा सकता है।
अब ऐसे कुछ नाम जानिए, कुछ मामले जानिए जिनकी हत्याओं का आरोप इजराइल पर लगता रहता है, लेकिन इजराइल है न तो कबूल करता है और न तो खारिज। अब चुप्पी के मामलों में कई सारे मतलब निकलते हैं। अर्थापन की स्वतंत्रता सबके पास होती है, तो आपके पास भी है। इस स्वतंत्रता के साथ इन नामों का जिक्र करते हैं। पहला नाम मोहसिन फखरीजादे, ये ईरान के परमाणु वैज्ञानिक थे। नवंबर 2020 में ईरान में इनकी हत्या हो गई। आरोप लगा इजराइल पर, लेकिन इजराइल सार्वजनिक तौर पर इस हत्या को लेकर चुप ही रहा है। दूसरा नाम अहमद जवारी, 2012 में हवाई हमले में इनकी हत्या हो गई। जवारी हमास के मिलिट्री विंग के मुखिया थे। तीसरा नाम महमूद अल मबूल, हमास के सीनियर लीडरशिप में से एक। 2010 में दुबई में एक होटल में गला घोंटकर इनकी हत्या कर दी गई थी। यूएई ने इसका आरोप मोसाद एजेंट्स पे लगाया था। फिर चौथा नाम इमाद मुगनिया, 2008 में सीरिया की राजधानी दमिश्क में इनकी हत्या हो गई थी। उस वक्त वो हिजबुल्लाह के मिलिट्री चीफ थे। रिपोर्ट्स का कहना है कि ये मोसाद और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का ज्वाइंट ऑपरेशन था। अब इसी खबर के दूसरे हिस्से पे आपको ले चलते हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री कार्ड्स ने कहा कि जैसा हमने हानिया के साथ तेहरान में किया, सिनवार के साथ गाजा में किया, जो नसरुल्लाह के साथ लेबनान में किया, हम हूतियों के साथ अब वैसा ही करने वाले हैं। हम उनकी लीडरशिप को भी धराशायी कर देंगे। हूती कौन है? हूती एक शिया चरमपंथी संगठन है और ईरानी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा है। यमन के उत्तर पश्चिमी इलाकों पर इसका कब्जा है। इनको ईरान का समर्थन मिला हुआ है। अक्टूबर 2023 में गाजा जंग शुरू हुई। उसके बाद हूती विद्रोही रेड सी और आसपास के इलाकों में इजराइल और उसके सहयोगियों के जहाजों को निशाना बना रहे हैं। बीच बीच में हूतियों ने इजराइल के अंदर मिसाइलों और ड्रोन से हमले की कोशिश भी की है, लेकिन अब ये लड़ाई तेज हो गई है। पिछले दिनों में हूतियों ने इजराइल पर बार बार मिसाइलें दागी हैं। इजराइल ने जवाब में हवाई हमले भी किए हैं। 21 दिसंबर को हूतियों ने इजरायली राजधानी तेल अवीव पर मिसाइल से हमला किया। इसमें कुल 16 लोगों के जख्मी होने की खबर सामने आई। हूती प्रवक्ता ने कहा कि हमने ये हमला हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के इस्तेमाल से किया था। हूतियों तक ऐसी मिसाइलें पहुंचाने का आरोप ईरान पर लगता है, लेकिन ईरान इन आरोपों को खारिज करता रहता है। 24 दिसंबर को भी इजरायली सेना ने एक बयान जारी किया और यमन से मिसाइलें दागे जाने की जानकारी दी। हालांकि इन्हें इंटरसेप्ट कर दिया गया था। इसको और अच्छे से समझने के लिए हमने प्रोफेसर मुश्ताक से पूछा कि हूतियों के पास इस जदीद यानी इस नई तकनीक की मिसाइलें कहां से आ रही हैं। देखिए, हूथियों का एक ही प्राइमरी सोर्स है इस तरह के हथियारों का, वो है ईरान। अभी अक्टूबर के महीने में यूएस और यूके के नेवी के शिप्स ने एक इंटरसेप्ट भी किया था, एक जहाज को, जिसको अटैक किया था उन लोगों ने, और वो क्लेम कर रहे थे कि इस जहाज में ईरान की तरफ से हथियार आ रहे हैं हूथीज के लिए। ईरान ने पिछले 4 सालों में, और जो यमन का सिविल वॉर है वो तो काफी वक्त से चल रहा है, लेकिन पिछले 4 सालों में ईरान ने जितने भी अपने लॉन्ग डिस्टेंस के बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल से, चाहे वो एंटी शिप क्रूज मिसाइल हो या लैंड अटैक क्रूज मिसाइल हो या बैलिस्टिक मिसाइल हो, इनकी जो सप्लाई है वो काफी बढ़ा दी थी हूथीज के खिलाफ। अभी ये कहना मुश्किल होगा कि ये जो मिसाइल्स यूज कर रहे हैं हूथी वाले, वो हाल फिलहाल ही में सप्लाई किए हैं ईरान ने या पहले के सप्लाई करे रखे हुए हैं। एक एनालिसिस ये कई बार आ रहा है कि जिस तरह से इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह को बहुत वीक कर दिया है, और जिस तरह सीरिया में भी अब ईरान की फ्रेंडली कोई रेजिम नहीं है, तो हो सकता है कि अब ईरान का फोकस हूथीज पे ज्यादा हो। इसी के साथ साथ एक ये भी एनालिसिस है कि ईरान अब कुछ वक्त तक शांत बैठेगा। अभी जो हूथीज का अटैक चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके जो हथियार है वो ईरान से ही आए हैं, लेकिन इनकी सप्लाई किस वक्त हुई है ये जानना थोड़ा मुश्किल है। आगे मुझे लगता है कि ईरान कोशिश करे कि जितना हो सके वो हूथीज को सप्लाई करता रहे, और उसमें भी कैलकुलेशन ये होगा कि हूथीज की ताकत इतनी ना कम पड़ जाए कि वो यमन के अंदर जो उनका कंट्रोल है कैपिटल के ऊपर, वो ना छूट जाए उनसे। ये एक बहुत बड़ा खतरा रहेगा ईरान के लिए, जो उनको ध्यान में रखना होगा। प्रोफेसर मुश्ताक से हमने ये भी पूछा कि प्रोफेसर साहब ये बताइए कि क्या ईरान अब अपना आखिरी सिक्का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ तो युद्ध विराम हो गया है, गाजा में ईरान सीधे कोई मदद नहीं भेज सकता, तो क्या यमन के जरिए अपनी लड़ाई लड़ रहा है वो? देखिए, शॉर्ट टर्म में जवाब होगा हाँ, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बहुत वीक हो गया है, लेकिन हमें ये भी जानने की जरूरत है कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस खत्म नहीं हो गया है। जहां जहां पे शिया गुट हैं, जहां जहां पे शिया पॉपुलेशन है
और जब तक वेस्ट एशिया में शिया सुन्नीज या फिर और किसी भी तरह के जो छोटे छोटे से गुट हैं, चाहे वो कुर्द हों, चाहे वो यजीदीज हों, कुछ ना कुछ जिस तरह जब तक माइनॉरिटीज को लेकर एक इशू चलता रहेगा, तब तक एक पॉसिबिलिटी बनी रहेगी कि ईरान फ्यूचर में फिर से किसी न किसी नए गुट को सपोर्ट करके ताकतवर करने की कोशिश करे। लेबनान में भी हिजबुल्ला बहुत कमजोर पड़ चुका है। हिजबुल्ला की लीडरशिप, हिजबुल्ला के बहुत सारे मिडिल लेवल लीडरशिप खत्म हो चुके हैं, लेकिन हिजबुल्ला ने दोबारा से कोशिश स्टार्ट कर दी है अपने लीडरशिप के पूरे स्ट्रक्चर को पैदा करने की, दोबारा से खड़ा करने की। तो इसीलिए मैंने कहा शॉर्ट टर्म में हूथीज ही लगता है कि ईरान का आखिरी दावा है, आखिरी पासा है और वो उसको चल रहे हैं। लेकिन ये सोचना थोड़ा गलत होगा कि आने वाले कुछ 2 साल 3 साल में भी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस दोबारा से स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। सीरिया का जो फ्यूचर है उस पर बहुत डिपेंड करेगा। अगर हयात तहरीर अल शाम ही सीरिया को लीड करता रहता है तो ईरान के लिए ज्यादा मुश्किल हो जाएगा एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को दोबारा से खड़ा करना। लेकिन ईरान को भी पता है कि सीरिया के अंदर जिस तरह से गृह युद्ध की सिचुएशन है, जिस तरह वहाँ हयात तहरीर अल शाम या तो तुर्की या कर्द आपस में लड़ रहे हैं, तो जरूर ऐसे मौके निकलेंगे ईरान के लिए कि वो दोबारा से किसी शिया ग्रुप गुट को तैयार कर सके। जब तक वो नहीं होता और जब तक हूथीज के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो इसराइल के लिए दिक्कतें खड़ी कर सके, तब तक ईरान चाहेगा कि हूथीज को यूज करके इसराइल के लिए दिक्कतें बढ़ाई जाती रहें। इसराइल का चैप्टर यहीं तक। अब कहानी सुनते हैं एक बर्फीले आइलैंड की जिसका नाम ग्रीनलैंड है। नाम है ग्रीनलैंड, वहां बर्फ जमी रहती है। कहां है ये आइलैंड? नक्शा देख लीजिए। लाल रेखाओं के बीच सफ़ेद रंग की आकृति दिख रही है, यही ग्रीनलैंड है। नॉर्थ अमेरिका में इसकी मौजूदगी है। नॉर्थ अमेरिका के हिस्से में अटलांटिक और आर्कटिक महासागरों के बीच। सबसे पहले इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताते हैं, फिर इसको लेकर क्या झगड़ा चल रहा है, क्या बवाल है, वो बताएंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 21 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये इलाका दुनिया का सबसे कम घनी आबादी वाले 10 इलाकों में से एक है। ज़्यादातर आबादी समंदर किनारे बसे 16 शहरों में ही सिमटी रहती है। ग्रीनलैंड में शहरों को जोड़ने वाली कोई सड़कें नहीं हैं। यहाँ लोग ज़्यादातर नाव से आते जाते हैं। द्वीप का 80% से ज्यादा हिस्सा 4 किलोमीटर मोटी बर्फ से ढका हुआ है, बर्फ की परत से ढका हुआ है। यहाँ की जमीन के अंदर कई तरह के प्राकृतिक संसाधन गड़े हुए हैं। आप बस नाम सुनते जाइए। कीमती धातुएं जैसे सोना, प्लैटिनम, जस्ता, लौह अयस्क, तांबा, सीसा, मोलिब्डेनम और टाइटेनियम जैसी धातुएं यहाँ की जमीन में मौजूद हैं। इसके अलावा ग्रीनलैंड में ग्रेफाइट, ओलिवाइन, क्रायोलाइट, संगमरमर, एंटीमनी, बेरिलियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, फ्लोरस्पार, नियोबियम, टेंटेलम और टंगस्टन भी पाया जाता है। 17वीं शताब्दी से यहाँ खनन का काम चल रहा है, पर मोटी बर्फ जमी होने की वजह से इस खनन के काम में दिक्कत आती है। ठंड की समस्या तो है ही, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग ने भले ही किसी को राहत दी है या नहीं, लेकिन ग्रीनलैंड में खनन का काम करने वाले पूंजीपतियों के लिए और उद्योगपतियों के लिए अच्छी खबर ग्लोबल वार्मिंग लेकर आई है। ग्लोबल वार्मिंग से यहाँ जमी बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है, इसलिए यहां जमीन में दबे खनिज तक पहुंचने में आसानी हो रही है। अब बात करते हैं ग्रीनलैंड की पॉलिटिक्स पर। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंदर एक ऑटोनॉमस कंट्री का दर्जा रखता है, माने एक स्वायत्त देश, लेकिन हेड ऑफ स्टेट डेनमार्क के राजा ही होते हैं। यहां डेनमार्क के राजा इस समय फ्रेडरिक द 10th हैं, हिंदी में कहें तो 10वें फ्रेडरिक। मौजूदा ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री म्यूट बोरो एगीद हैं। अब आते हैं हालिया विवाद पर। 23 दिसंबर को डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर डेनमार्क के नए राजदूत की घोषणा की। लिखा कि पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए हम चाहते हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा बन जाए। अब ऐसा नहीं है कि ट्रंप पहली बार ग्रीनलैंड की जमीन पर नजर गड़ा रहे हैं। 2016 में जब वो राष्ट्रपति बनकर आए थे, तब भी उन्होंने ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कही थी, और अभी तो राष्ट्रपति बने भी नहीं हैं और इस तरह की मंशा जाहिर कर दी है। हमने जानकारों से पूछा कि ट्रंप ऐसा क्यों करना चाहते हैं, सुनिए उनका जवाब। देखिए, जो ट्रम्प के समर्थक हैं वो कहते हैं कि ग्रीनलैंड पे उनका डिमांड जो है वो अब्राहम लिंकन के जमाने से, तो और ये कोई नई बात नहीं है। आप हास्यास्पद उतना ही है जितने ट्रम्प के अन्य बयान जो आए हैं कि पैनामा कैनाल को वो वापस लेना चाहते हैं, कनाडा को 51st स्टेट बनाना चाहते हैं अमेरिका का। तो हास्यास्पद इसलिए ज्यादा है कि वो एक चुने हुए नवनिर्वाचित
राष्ट्रपति हैं जो 20 दिन 25 दिन बाद अपना शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन इसको सीरियसली लेना चाहिए, इसको सीरियसली इस अर्थ में लेना चाहिए कि लोग को लगता है कि शायद अमेरिका एक बहुत बड़ी शक्ति है, जो है भी। और इस तरह के बयानात अगर आते रहे तो एक एंजाइटी इशू होता है, और सिर्फ अमेरिका में नहीं, दुनिया में भी ऐसे एंजाइटी इशू हो रहे हैं कि अब ट्रंप अगला क्या बयान देंगे। क्या वो कह देंगे यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड किंगडम जो है या ग्रेट ब्रिटेन जो है, उसके प्रधानमंत्री अमेरिका के परमानेंट फॉरेन मिनिस्टर हैं या डिप्लोमेट हैं यूरोप में, क्या वो फिलीपींस को फिर वापस कॉलोनी बनाना चाहेंगे? तो उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से ये बयान दिए जा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी मंशा उनकी ये है कि वो दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका एक बहुत बड़ी शक्ति है, और ग्रीनलैंड चूंकि स्ट्रैटेजिकली आर्कटिक और एंटार्क्टिक ओशन के बीच में भौगोलिक रूप से अवस्थित है, उसकी पॉपुलेशन करीब 56,000 है, डेनमार्क के अंदर आता है, और उसके अपने सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म या डिफेंस मैकेनिज्म उनके पास नहीं है, तो वो वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। और अमेरिका को इससे और बल मिलता है कि अलास्का को भी अमेरिका ने कुछ लाख डॉलर देकर कनाडा से खरीदा था। तो ये सारे मिला के अगर आप गुना भाग करके देखें तो उनको शायद ये लगता है कि हम ये ऐसा कर सकते हैं। और हम सब नहीं ये भूलते हैं कि ट्रंप एक रियल एस्टेट डीलर है, जो जमीन घर खरीदते बेचते हैं। मार अ लागो को जहां वो रहते हैं $7 मिलियन में खरीदा था, अब वो कई कई मिलियन डॉलर्स की प्रॉपर्टी हो गई है। तो शायद वो ग्रीनलैंड को भी एक पीस ऑफ रियल एस्टेट बनाना चाहते हैं अमेरिका का। तो इसको उसी कंटेम्प्ट से लेना चाहिए जिस कंटेम्प्ट से ट्रंप के अन्य बयान आए हैं। अब ट्रंप के बयान के बाद ग्रीनलैंड की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। वहां के प्रधानमंत्री एगीद बोले कि ग्रीनलैंड की जमीन बिकाऊ नहीं है, ग्रीनलैंड हमारा है, हम बिकाऊ नहीं हैं और न ही कभी बिकाऊ होंगे। हमने अपनी आज़ादी लंबे समय में हासिल की, लंबे संघर्ष के बाद हासिल की है, हम उसे खोना नहीं चाहते। अब ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री की टिप्पणी के बाद फिर एक बार विस्तारवाद की नीति पर बहस शुरू हो गई है। वैसे एक रोचक बात आपको बता दें कि भले ही ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री अभी ट्रंप के बयान पर नाराजगी जताएं, लेकिन एक समय ऐसा था जब अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर बल प्रयोग करके कब्जा तक कर लिया था। आइए थोड़ा इतिहास का जायजा भी ले लेते हैं। पहले विश्व युद्ध के दौरान डेनमार्क न्यूट्रल बना रहा। इसी का फायदा उठाकर दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने इस पर कब्जा कर लिया। 1941 में अमेरिका को डर पैदा हुआ कि हिटलर की सेना आगे बढ़कर उस पर भी कब्जा न कर ले, इसलिए उसने ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लिया। दूसरे विश्व युद्ध के खात्मे के बाद अमेरिका ने यह कब्जा छोड़ दिया। डेनमार्क ने उसे यहां अपना एयरबेस बनाने दिया। फिर शीत युद्ध की शुरुआत हुई। अमेरिका और सोवियत यूनियन दो बड़ी शक्ति बनकर उभरी। इस दौरान अमेरिका ने ग्रीनलैंड में अपने सैन्य अड्डों का भी विस्तार किया। ग्रीनलैंड वैसे तो 1950 के दशक की शुरुआत में ही डेनमार्क का हिस्सा बन गया था, लेकिन 1979 में यहां जनमत संग्रह करवाया गया। इसके बाद इसको एक ऑटोनोमस कंट्री का दर्जा मिला। उसके बाद से ग्रीनलैंड की जमीन में कोई बड़ा फसाद तो नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका के अलावा एक और देश है जो इसकी शांति के लिए खतरा हो सकता है, उसका नाम है रूस। शीत युद्ध में अमेरिका ने जब यहां पर सैन्य अड्डे बनाए अपने, तो वो उसकी मदद से सोवियत यूनियन पर नजर रखता था। इसी बात से सोवियत यूनियन नाराज रहता था, लेकिन उसने कभी आधिकारिक तौर पर ग्रीनलैंड की जमीन पर कब्जे की बात नहीं कही। लेकिन सोवियत यूनियन के टूटने के बाद रूस की ऐसी मंशा दिखती है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? दरअसल रूस ने ग्रीनलैंड के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी EEZ तक के क्षेत्र पर दावा करने की कोशिश की है। 2021 में उसने इससे संबंधित एक पिटीशन यूनाइटेड नेशंस में दाखिल भी की थी। हमने जानकारों से पूछा कि रूस का ग्रीनलैंड में क्या स्टेक है और क्या यहां कब्जे की मंशा रखता है। देखिए, रूस का ऐसे तो किसी भी ग्रीनलैंड के भूमि पर उसका कोई स्टेक बनता नहीं। हालांकि अमेरिका ये मानता है या रूस भी ये मानता है कि अगर ग्रीनलैंड पे अमेरिका या रूस किसी का भी कब्जा हो जाए या किसी अन्य देश का, तो वो दोनों देशों पर नजर रख सकता है। लेकिन यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शीत युद्ध के जमाने में उनके वहां बेसेस थे और एक आर्कटिक काउंसिल है जो आर्कटिक रीजन के चारों तरफ जितने राज्य हैं
वो उसके सदस्य हैं, और अमेरिका और रूस दोनों उसका सदस्य हैं, और दोनों इस पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं आर्कटिक रीजन पे। और उसके तहत अगर उनके जो बाउंड्रीज हैं वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आते हैं, या जो एक्सटेंडेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर उनको फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, या पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक राइट्स है, या उनकी संप्रभुता है। हाँ, इतना। और जहां कन्फ्लिक्ट होता है, यूनाइटेड कन्वेंशन लॉ ऑफ द सीज ये कहता है, जहां कन्फ्लिक्ट होता है वहां मीडियन लाइन देखा जाता है, जो इस समय हम ताइवान और चीन के बीच देख रहे हैं। तो उस संबंध से रूस भी ने ये नहीं चाहेगा कि अमेरिका उस पर अपनी आधिपत्य काबिज करे, और रूस कभी नहीं ये चाहेगा कि किसी भी तरह किसी और पावर्स के पास जाए। तो अगर ग्रीनलैंड को सचमुच लेने की बात होती है, और जिसका फॉक्स न्यूज और ये बहुत ज्यादा उस पर एडवर्टाइज कर रहे हैं कि इस तरह से होगा तो अमेरिका के हित में होगा, लेकिन अगर वो सचमुच उन पर काबिज होना चाहते हैं अमेरिका, तो एक नया टेंशन रूस और अमेरिका के बीच आएगा, जो आने वाले दिनों में काफी अस्थिरता पैदा कर सकता है दुनिया में। ये थी हमारी दूसरी लीड स्टोरी। अब सुर्खियों की बारी। अमेरिका में तो आप जानते हैं कि दो मुख्य पार्टियां हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। और आप ये भी जानते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं। अब उन्हीं की पार्टी के एक पूर्व सांसद और उनके करीबी मैट गेट्स को लेकर अमेरिका की हाउस एथिक्स कमेटी ने एक रिपोर्ट छापी है। इसमें उन पर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। पहला, 2017 से 2020 तक उन्होंने शारीरिक संबंध बनाने के लिए औरतों को पैसे दिए। दूसरा, एक 17 साल की लड़की से शारीरिक संबंध बनाए। तीसरा, अवैध ड्रग्स का इस्तेमाल किया और उन्हें अपने पास रखा। और चौथा, अमेरिकी संसद के कानूनों को तोड़ते हुए महंगे तोहफे लिए। पांचवा, एक औरत को पासपोर्ट दिलाने के लिए मदद की। मैट 2016 में अमेरिकी संसद के लिए चुने गए थे। उन्हें नवंबर 2024 में ट्रंप ने अपनी आगामी सरकार के लिए अटॉर्नी जनरल का पद दिया था। इसके बाद उन्होंने संसद से इस्तीफा दे दिया था। अटॉर्नी जनरल अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट का हेड होता है और लीगल मैटर्स में अमेरिकी राष्ट्रपति को सलाह देता है। लेकिन अटॉर्नी जनरल के नॉमिनेशन के 8 दिन बाद ही मैट गेट्स ने अपना नाम वापस भी ले लिया, क्योंकि अटॉर्नी जनरल बनने के लिए ट्रंप के नॉमिनेशन के अलावा अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन की मंजूरी चाहिए होती है, और गेट्स को उम्मीद नहीं थी कि उन्हें यह मंजूरी मिलेगी। जब उन्होंने इस्तीफा दिया उसके कुछ दिनों बाद ही यह रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी थी। उन्होंने कमेटी के आरोपों को खारिज किया है और पक्षपात का आरोप लगाया है। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। देखते रहिए ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।